नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का सारांश कर लें। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि द्विघाती समीकरण का मानक रूप कैसा था। तो द्विघाती समीकरण का मानक रूप हमारे पास था ax² + bx + c = 0। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि a, b, c तीनों ही कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, किंतु a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम द्विघाती समीकरण कह रहे हैं, तो जो भी हमारे पास अचर पद है उसकी सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। और अगर हमने a का मान 0 कर दिया तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसी कारणवश हमारे पास जो द्विघाती समीकरण है उसका मानक रूप हम इस तरह से लिखते हैं। द्विघाती समीकरण में अगर हमारे पास मूल इस द्विघाती समीकरण का अल्फा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये अल्फा इस द्विघाती समीकरण को व्यापक करेगा। अतः a α² + b अल्फा + c का भी मान 0 होगा। और इसका क्या आधार हुआ कि हमारे पास जो भी द्विघाती बहुपद है यहाँ पे उसका जो मूल होता है, उसके जो 0 होते हैं वो ही द्विघाती समीकरण के मूल हो जाते हैं। तो कोई भी द्विघाती बहुपद अगर हम उसके 0 की बात कर रहे हैं तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि हम एक द्विघाती समीकरण के मूल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम एक द्विघाती समीकरण का हल कर सकते हैं। तो हमारे पास द्विघाती समीकरण को हल करने की 3 विधि हैं: गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करने की विधि। इन तीनों ही विधियों को अच्छे से समझने के लिए चलिए आइए हम एक उदाहरण ले लेते हैं और मैं इस उदाहरण में आपको हल तीनों ही विधि से करके दिखाऊंगी। तो उदाहरण है x² + 4x - 5। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं गुणनखंडन विधि। तो एक बार आप पुनः याद करिए कि गुणनखंडन विधि में क्या होता था। गुणनखंडन विधि में हम मध्य वर्ग यानी कि जो मध्य पद है यहाँ पे 4x, इसका जो गुणांक है उसको इस तरह से 2 संख्याओं में बांटते थे कि जो हमारे पास 2 संख्याएं होती थी उनका योगफल तो मध्य पद के ही गुणांक के बराबर आता था, किंतु उसका जो गुणनफल है वो अचर पद और x² के गुणांक के गुणनफल के बराबर आता था। अब यहाँ पे अचर पद तो है -5 और x² का गुणांक है 1। तो -5 और 1 का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो हमें -5 ही मिलेगा। तो अब हमें ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका योगफल जो है वो एक सकारात्मक संख्या है 4 और गुणनफल एक नकारात्मक संख्या है। तो आशय ये हुआ कि इन दोनों ही संख्याओं का जो चिन्ह है वो विपरीत होगा, यानी एक प्लस होगी तो दूसरी माइनस होगी। और क्योंकि योगफल हमारे पास धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो प्लस होगी और जो छोटी संख्या है वो माइनस होगी। और सबसे आसान तरीका है निकालने का कि हम जो गुणनफल दिया है उसी का गुणनखंडन कर लें। तो यहाँ पे 5 है, 5 का गुणनखंडन सिर्फ एक प्रकार से हो सकता है 5, और हम उसका गुणा करें 1 से तो हमें 5 मिलेगा।
तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं +5 और -1 और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एकदम सार्थक बैठ रहा है। तो दो संख्याएं हो गई +5 और -1। तो आइए इसको आगे हल कर लेते हैं। x² + 5x -x -5, पहले दोनों ही पदों में से x उभयनिष्ठ है तो x + 5 बचा। आखिरी दोनों पदों में से -1 अगर हम उभयनिष्ठ निकाल लें तो हमें ब्रैकेट के अंदर सेम पद मिल जाएगा। और हमारा यही लक्ष्य है यहाँ पे कि हमारे पास जो ब्रैकेट है उसके अंदर समान पद मिलना चाहिए। और अब हम जो यहाँ पे उभयनिष्ठ बन रहा है इन दोनों पदों में x + 5 उसे अगर निकाल लें तो दूसरा पद x - 1 हो गया। अब हमें हल करना है इस समीकरण का। तो इसका आशय हुआ कि ये 0 के बराबर था और हमारे पास जब दो पदों का गुणनफल 0 के बराबर आ रहा है तो इसका आशय हुआ कि या तो x + 5 का मान 0 है या फिर हमारे पास x - 1 का मान 0 है। तो अगर x + 5 का मान 0 है तो हम दोनों तरफ 5 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो x बराबर -5 आ जाएगा और x - 1 का मान 0 है, हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें तो हमारे पास x बराबर 1 आ जाएगा। तो दो जो मूल मिल गए हमें वो है -5 और +1 या +1 हम कह सकते हैं। अब इसी उदाहरण को मैं आपको हल करके दिखाऊंगी पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से। और वहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास दिया गया जो समीकरण है वो ये है और यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो पहला चरण है वो ये कि जो अचर पद है उसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं या फिर ये कह लें कि दोनों तरफ हमने 5 जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास पूर्ण वर्ग के रूप में है और इसको अगर हम 2 गुना x तो यहाँ पे हमारे पास 2 और बच रहा है और बराबर 5 हो गया। अगर हम इसका मेल एक बीजगणितीय अभिव्यक्ति से कराएं, बीजगणितीय सूत्र से कराएं तो आप देख सकते हो कि a² + 2 × a × b का यहाँ पे बन रहा है और +b² अगर हम कर दें तो हमारे पास एक सूत्र है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास कमी है वो किसकी, b² की। और हम इस मेल से ये देख सकते हैं कि b का मान कितना होगा, 2। तो आइए ऐसा करें कि ये जो हमारे पास चरण में जो भी पद आ रहे थे इनके साथ दोनों ही तरफ b² b क्या था, 2, तो 2 स्क्वायर जो है वो योग कर दें दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि समीकरण जो है वो यहाँ पे बराबर है और हमें अगर उसे बराबर रखना है तो दोनों ही तरफ एक ही क्रिया करनी होगी। तो x² + 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। और ये क्या है, ये कुछ नहीं x + 2 का पूर्ण वर्ग है और ये 3 का पूर्ण वर्ग है। हल करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो किसी भी स्क्वायर का वर्गमूल तो वो खुद ही पद आ जाता है। और अगर हम 9 की बात करें तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था कि वो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, तो +-3। और इस तरह से हमारे पास 2 मूल आ गए। एक आएगा जब हम 3 लेंगे तो +3 और -2 जो कि 1 हो गया और एक मूल आएगा जब हम -3 लेंगे और -2 जो कि -5 हो गया। तो विधि अलग थी, प्रश्न एक था, तो आप देख सकते हो कि उत्तर भी हमें समान भी मिला, x बराबर -5 और x बराबर 1। जो तीसरी और सबसे मैं कहूंगी ऐसी विधि जो कि किसी भी प्रश्न पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है द्विघाती सूत्र का उपयोग। और द्विघाती सूत्र का उपयोग एक काफी सीधी विधि है। आप सिर्फ सूत्र में मान को रख दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। कठिनाई ये है कि आपको ऐसा करते समय काफी सचेत रहना है और जो वहां पे जटिलता आ सही है कैलकुलेशन में उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला चरण ये होगा कि अगर हम इसका मेल मानक रूप के द्विघाती समीकरण से कराएं तो हमारे पास गुणांक और अचर पद क्या है। तो गुणांक आ गए a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर -5। और द्विघाती सूत्र क्या है, x = -b ±
बी स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 2a। तो आइए चलिए इस पे हम वैल्यूज रख देते हैं। तो -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू -5। तो माइनस और माइनस को प्लस कर देते हैं और यहाँ पे 5 लिख देते हैं एंड 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। तो हमें मिल गया -4 प्लस माइनस और 16 और 20 का योग 36/2 और 36 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6। तो प्लस माइनस 6/2। एक बार अगर प्लस लेते हैं तो ये आएगा और एक बार माइनस लेते हैं तो ये आएगा। तो यहाँ पे 2/2 1 और -10/2 -5। तो फिर से मैं पुनः वही बात कहूंगी कि विधि अलग थी परंतु प्रश्न सेम था तो हल भी समान ही आया। तीनों ही विधि से हमने देखा कि मूल हमें 1 और -5 मिल रहे हैं। तो चलिए आइए अब ये एक बार समझते हैं कि दिए गए प्रश्न में हम कौन सा जो तरीका है वो इस्तेमाल करें या फिर हम कह लें कि कौन सी विधि इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। देखिए जो भी बातें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी वो ऐसा नहीं है कि आप अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कुछ गलत है। सारी विधियां सारे ही प्रश्नों पे लागू हो सकती हैं। बट जब मैं कह रही हूँ कि चुनने की बात, तो चुनना इसलिए है क्योंकि हमें कम से कम समय लगे और जो भी हमारे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है उनकी जटिलता कम हो। तो सरल कैलकुलेशन और कम समय में कौन सी विधि हमें जवाब देगी, इस बात को हम यहाँ समझना चाह रहे हैं। तो अगर आपके पास ऐसा प्रश्न है जिसमें जो भी आपके पास गुणांक हैं, जो आपके पास अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का जो गुणनफल आ रहा है वो बहुत आसानी से अगर आप गुणन खंडन कर पा रहे हैं उसका, तो आपको ये ही तरीका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये सबसे सरल है और बहुत फटाफट हमें जवाब दे देता है। आप देखिए सिर्फ हमने यहाँ पे 2 ही मेन स्टेप किए थे। अगर आपको गुणनखंडन नहीं कर पा रहे हैं या ज्यादा समय लग रहा है तो आप एक चीज सवाल में देखिए, वो ये कि क्या आपके पास जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी a वो 1 है या फिर एक पूर्ण वर्ग है। और दूसरा आपको ये देखना है कि जो आपके पास x का गुणांक है वो एक सम संख्या है, क्योंकि अगर सम संख्या होगी तभी उसको आसानी से हम 2ab के फॉर्म से कंपेयर कर पाएंगे। तो अगर ये दोनों बातें सही हो रही हैं तो आप पूर्ण वर्ग बना करके भी हल करने का प्रयास करें, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और प्रश्न में ज्यादा जटिल गणित भी नहीं आएगी। तीसरी और जो सूत्र का इस्तेमाल है ये आप देखिए तो कैलकुलेशन और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कठिन है, किंतु इस सूत्र की ये खास बात है कि कोई भी प्रश्न हो उस पे आप ये लगा सकते हैं और जो इसके स्टेप्स हैं, जो चरण हैं, वो कभी पर भी बदलते नहीं हैं। तो कोई भी प्रश्न हो, आपसे गुणनखंडन नहीं हो पा रहा, पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा, आप सीधे द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लें। चलिए आइए फिर अब ये समझते हैं कि हमारे पास जो द्विघाती समीकरण होगा उसके कितने मूल होंगे और कैसे मूल होंगे, और इसीलिए अब हम मूल की प्रकृति को समझते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति उसके विविक्त कर पे निर्भर करती है। और विविक्त कर क्या होता है? तो विविक्त कर हमारे पास जो द्विघाती सूत्र है हम उससे देख सकते हैं। तो मूल हमारे पास आता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो x का मूल है वो निर्भर कर रहा है काफी हद तक इस पद पे जो कि वर्गमूल चिन्ह के अंदर है। और इस पे क्यों निर्भर कर रहा है? देखिए अगर इसका मान 0 हो गया तो दोनों ही जो मूल हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर इसका मान एक पूर्ण संख्या हुई या फिर कह लें कि एक धनात्मक पूर्णांक हुआ तो हमें 2 अलग अलग मूल मिल जाएंगे। और अगर इसका मान 0 से कम हो गया यानी कोई नकारात्मक संख्या हो गई तो फिर हम ये कहेंगे कि हम x का कोई भी ऐसा मूल नहीं निकाल सकते, x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते
जो कि एक वास्तविक संख्या हो। तो इसी वजह से जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे हम विविक्त कर बोलते हैं। विविक्त कर बोलते हैं क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे मूल कैसे होंगे और कितने होंगे। अगर हमारे पास विविक्त कर का मान 0 से कम हुआ तो हमारे पास कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हुआ तो हमारे पास एक ही मूल आएगा, और अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा हुआ तो हमारे पास दो अलग अलग वास्तविक मूल आ जाएंगे। तो इस तरह से हम मूल की प्रकृति पर भी ध्यान दे सकते हैं इस द्विघाती सूत्र के वर्गमूल के अंदर लिखे हुए पद को ध्यान देके। और अगर एक बार हम अपना द्विघाती समीकरण ध्यान करें तो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जो कि एक परवलय के रूप में आता है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये परवलय कहीं पर भी हमारे x अक्ष को ना छू रहा है ना काट रहा है, तो इसका क्या आशय हुआ कि जो x का मूल है वो हमारे पास किसी भी वास्तविक मूल के लिए नहीं है। वास्तविक वैल्यू के लिए हमें कोई भी x का मूल नहीं मिल रहा है, मतलब y बराबर 0 कहीं पर भी नहीं हो रहा है इस परवलय में। अगर आप विविक्त कर को 0 के बराबर कर रहे हैं तो इसका आशय ये है कि परवलय सिर्फ एक जगह पे हमारे x अक्ष को छू रहा है, या कह लीजिए कि काट रहा है। और जब हमारे पास परवलय दो जगह पे x अक्ष को काट रहा है, यही हमें बताता है कि हमारे पास दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, जहां पे हमारा ये द्विघाती बहुपद 0 हो जाएगा, या फिर ये द्विघाती समीकरण कहने की सत्य बैठेगा। अब सारे जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उन्हें अच्छे से समझने के लिए कुछ सवाल हल कर लेते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, यदि द्विघाती समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k का एक मूल -2 है तो x का मान तथा दूसरा मूल ज्ञात करिए। तो क्योंकि हमें ये बताया गया है कि एक मूल -2 है, इसका अर्थात ये हुआ कि -2 अगर हम x के मान के लिए यहाँ पे रख देंगे तो ये द्विघाती समीकरण जो है वो सत्य बैठेगा। तो हम अगर लिख दें, यदि x बराबर -2 एक मूल है, तो इसका आशय ये हुआ कि -2 स्क्वायर प्लस 7, और इसको हम फिर से -2 से गुणनफल करके अगर ऐसे सॉल्व करें तो 4 - 14 प्लस k बराबर 0 आ जाएगा, और -10 प्लस k बराबर 0 आ जाएगा। अगर हम दोनों तरफ -10 ऐड कर दें, या फिर कह दें कि 10 ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो -10 और +10 कैंसिल हो गया और दाईं तरफ 10 बचा। तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 10। तो पहले भाग का तो हल हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब कह रहे हैं कि अगर k का मान 10 है तो आप दूसरा मूल ज्ञात करिए। तो अगर k का मान 10 है तो हमारा द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, जब हम k का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा, और द्विघात समीकरण हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब आप यहाँ पे कोई भी विधि इस्तेमाल करके दूसरा मूल ज्ञात कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गुणनखंडन करना आसान है, तो मैं वही कर लूंगी। और मुझे गुणनखंडन करके दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका योगफल 7 हो और गुणनफल 10 हो, क्योंकि ये मेरे लिए काफी आसान है सोचना। 10 के जोड़े गुणनखंडन करने पे यही है, और योगफल मुझे 2 और 5 से मिल जाएगा। यहाँ चिन्ह की कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी जटिलता नहीं है, इसलिए हम इसको आइए इस तरह से लिख लेते हैं। पहले दोनों ही पद से हमारे पास उभयनिष्ठ x आ गया, और आखिरी दोनों पदों से हमारे पास उभयनिष्ठ 2 आ गया, और अब इन दोनों पदों से हमारे पास उभयनिष्ठ x प्लस 5 आ गया, और इस प्रकार x प्लस 2 बराबर 0 आ गया। और अगर हम मूल ज्ञात करना चाहें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर दो पदों का गुणनफल
शून्य है तो इसका आशय ये होगा कि या x प्लस 5 बराबर 0 है, जो कि हमें x बराबर -5 देता है, अथवा x प्लस 2 बराबर 0 है, जो कि हमें x बराबर -2 देता है। तो इस तरह से हमने दूसरा मूल भी ज्ञात कर लिया, जो कि था x बराबर -2 तो और x बराबर -5। x बराबर -5 हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि x बराबर -2 हमें प्रश्न में दिया गया है। चलिए आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे? बराबर, तो हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं? जब हमारे पास विविक्त कर, आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये जो प्रश्न है वो मूलों की प्रकृति पे आधारित है। तो विविक्त कर अगर शून्य हो तो हमारे मूल बराबर होंगे। और विविक्त कर होता क्या है? b² - 4ac। और b² - 4ac कहाँ से हम लाएंगे? गुणांकों से। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि दिए गए द्विघाती समीकरण से हम गुणांकों का मान लिख लें। और वो हम कब लिख पाएंगे? जब हम द्विघाती समीकरण का मेल उसके मानक रूप के समीकरण से कराएं। और यहाँ से हमें पता चला कि a का मान 2 है, b का मान k है और c का मान 3 है। b की जगह पे k² रख लेते हैं। 4, 2, 3 बराबर 0, तो k² - 24 बराबर 0। दोनों तरफ अगर हम 24 जोड़ दें तो k² 24 आ गया और k का मान आ जाएगा ±√24। तो आप चाहे यहाँ पे +√24 लिखिए, चाहे आप -√24 लिखिए, आपको इस दिए गए द्विघाती समीकरण के जो मूल हैं वो बराबर ही मिलेंगे। चलिए आइए एक और प्रश्न देखते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² + px + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे? फिर से किसकी बात की गई है? हमारे पास यहाँ बात की गई है मूलों की प्रकृति की। और मूलों की प्रकृति आधारित होती है विविक्त कर पे। और विविक्त कर के अनुसार वास्तविक होने के लिए हमारे पास विविक्त कर अगर 0 से ज्यादा है तो भी हो जाएंगे वास्तविक, और अगर 0 के बराबर है तो भी वो वास्तविक होंगे। जब 0 के बराबर है तो बराबर होंगे, बट उससे हमें यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें सिर्फ वास्तविक देखना है। तो अगर विविक्त कर 0 से ज्यादा या 0 के बराबर है तो दोनों मूल हमारे पास वास्तविक होंगे। तो चलिए आइए इस दिए गए समीकरण का विविक्त कर निकाल लें। और विविक्त कर होता क्या है? b² - 4ac। और b² - 4ac जानने के लिए हमें गुणांक चाहिए होंगे। और हम गुणांक कैसे निकालेंगे? जब हम इस दिए गए द्विघाती समीकरण का मेल मानक रूप के द्विघाती समीकरण से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि a का मान 3 है, b का मान p है और c का मान 3 है। चलिए आइए इन मानों को इस विविक्त कर में रख दें। तो b की जगह पे p² - 4, 3, 3, और जब हम इसे आगे हल करेंगे तो गुणनफल आ गया 12 और 3 36, और जब हम दोनों तरफ 36 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, जब हम इसमें वर्गमूल ले लेंगे तो +-6। तो अगर p का मान +-6 से अधिक हुआ तो हमारे पास जो दिए गया समीकरण है इसके जो मूल हैं वो वास्तविक होंगे। और चूंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें p का मान -6 से भी ज्यादा रखना है और p का मान 6 से भी ज्यादा रखना है, इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर p का मान 6 से ज्यादा है तभी हमारे पास इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो वास्तविक होंगे। आशा है जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा।